ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, यहां से देखना, whenever a body moves or tends to move over the surface of another, एक बॉडी जब मूव कर रही है या मूव करने का प्रयास कर रही है, किसके ऊपर, दूसरी सरफेस के ऊपर, मतलब वहां पर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। अ फोर्स comes into play which act parallel to the surface of contact and opposes the relative motion, opposes the, मतलब उन दोनों के बीच में मोशन आ रही है। देखिए अगर दोनों एक साथ चलेंगी तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रहेगी। अगर दो चीजें समान सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही है चिपक कर, तो उनके बीच में कोई रिलेटिव लॉस नहीं है, तो उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी उसके ऊपर चलने का प्रयास कर रही है, तो यहाँ पर उनके बीच में क्या होगी, रिलेटिव लॉस होगी, उसको अपोज करने के लिए कौन आएगा भैया, फ्रिक्शन आएगा। तो वही लिखा हुआ है कि हाँ, दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव, एक बॉडी मूव कर रही है, चलने का प्रयास कर रही है, किसके ऊपर, दूसरी सरफेस के ऊपर, तो एक फोर्स आता है जो कि दोनों सरफेस जहां पे कांटेक्ट में होती है उसी के पैरेलल, मतलब मान लीजिए एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही, ये दोनों कांटेक्ट में, तो इसी के पैरेलल मान लीजिए बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी नंबर फर्स्ट और ये बॉडी नंबर सेकंड, बॉडी नंबर सेकंड बॉडी नंबर फर्स्ट के ऊपर मूव करने का प्रयास कर रही है, तो इधर एक फोर्स आएगा जो इन दोनों सरफेस के बीच में लगेगा पैरेलल, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रिक्शन फोर्स, क्या कहते हैं इसे। और ये जब तक रहेगा जब तक इन दोनों के बीच में मोशन होती रहेगी। जैसे ये बॉडी रुक गई, B1 बॉडी B2 की सरफेस पे रुक गई, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, गायब हो गई, फ्रिक्शन भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। समझ गए भैया। तो ध्यान रखना, whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force comes into play which act parallel to the surface in contact, जहां पर कांटेक्ट है उस सरफेस के, ठीक है, and opposes the relative motion, this opposing force is called friction। इसी opposing force को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। समझ गए भैया। देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या है ये, तो भैया डायरेक्ट ये एक सरफेस ये रही, दो सरफेस यहां पर क्या है भैया, आपस में कांटेक्ट में, अब ये चल रही है, ये क्या है, रेस्ट में है, ये क्या है, ये रेस्ट में, और ऊपर वाली बॉडी क्या चल रही है, तो ऊपर वाली बॉडी चल रही है तो इसकी सरफेस भी क्या होगी, चलेगी, किसके ऊपर, इस रेस्ट वाली के ऊपर। जब रेस्ट वाली के ऊपर दूसरी बॉडी की सरफेस चलेगी तो उनके बीच में क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, और उसको अपोज करने के लिए कौन आएगा भैया, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। समझ गए भैया। तो एक सरफेस ये रही, जमीन की सरफेस है, एक सरफेस इस बॉडी की सरफेस है, जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, उसको अपोज करने के लिए कौन सा फोर्स आता है भैया, फ्रिक्शन फोर्स। समझ गए भैया। अब देखिए, अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर कर दी गई तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ये तो रेस्ट में आपको पता है, ठीक है, और ये है इधर की तरफ मूव कर रही है इसी बॉडी की, है ना, तो दोनों के बीच में फिर क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी मोशन की, इसलिए फ्रिक्शन भी क्या होगा, पहले से उल्टा हो जाएगा। समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स वो है जब कोई बॉडी मूव कर रही है और वो रेस्ट में नहीं है, जब, क्या फ्रिक्शन फोर्स, क्या फ्रिक्शन फोर्स, दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में है, अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन आती है तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया। आप ऐसा क्यों नहीं बता पाते, मैं क्या कह रहा हूं, कितने साधारण वर्ड में मैंने बोल दिया, फ्रिक्शन क्या है, दो सरफेस जो आपस में अगर उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक सरफेस दूसरे के सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है भैया, मूव कर रही है, तो उस मोशन को अपोज करने के लिए, उस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए जो फोर्स आता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दीवार पर जब तक आपका हाथ टिका रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो हाथ की सरफेस और दीवार की सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, कोई हीट आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप हाथ को चिपका करके दीवार के साथ चलने लगो, दीवार तो क्या है, रेस्ट में, लेकिन आपका हाथ क्या हो गया, मोशन में आ गया। ये दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में, वहां पर क्या आ गई भैया, रिलेटिव मोशन आ गई, और यहाँ पर अपोज करने के लिए क्या आएगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अपोज करता है। मैं पूरी बात बोल, किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को, किसके बीच में, वो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में टकरा रही है, ठीक है। समझ गया भैया, ज्ञान नहीं दिया जाए, मैं दे रहा हूं, ठीक है। देखिए अभी तो ये बताऊंगा, रुक जा भी, अभी 3 बार तेरे को मना किया था फिर भी तू बोल रहा था, इसका खाम याद है, तेरे को भटकना पड़ेगा। समझ गया भैया।
कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या है फ्रिक्शन फोर्स? इंग्लिश में बोल। क्या क्या? मैं बोलूं चल ठीक है, ठीक है। जब दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में, अगर उनके बीच में क्या आती है? रिलेटिव मोशन। और वो ठीक है भैया, समझ गए? उसको अपोज करने के लिए, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए क्या आता है भैया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये जब तक आएगा जब तक उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगी। ठीक है भैया, रिलेटिव मोशन कैसे आती है? दो बॉडी के सरफेस मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन चेंज होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सेव कर दूं? जो लिख रखा है वही आप कॉपी कर लेना। मैंने आज अर्शित को कहा था उसके नोट्स चेक करूंगा पूरे, बोला था। हाँ बोला था देखिए भैया देखिए भैया, एक बात भाई प्लीज, ये काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। फ्रिक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन क्या है भैया? कांटेक्ट फोर्स है। मतलब समझे, जब कांटेक्ट अच्छे से होगा तो फ्रिक्शन भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। चीजें क्या होंगी? रुकेंगी बढ़िया से। लेकिन अगर कांटेक्ट दो सरफेस के बीच में अच्छा नहीं हुआ तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी? कम हो जाएगी। समझ गए? एक बॉडी आपने देखा होगा, इंक्लाइन प्लेन है। आप देखिए इंक्लाइन प्लेन, ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक बॉडी को ऐसा खींचो, मोशन इधर करो, और भैया उसको खींचने के लिए जो फोर्स सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहां से हटाई दो सब कुछ। ये देखिए भैया हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसके ऊपर आपने क्या किया भैया? इधर मोशन कराया इस बॉडी को। इस केस में फ्रिक्शन नोट किया, क्या गया? F1 आया। क्या आया? ये बॉडी, इसी बॉडी को लेकिन अब क्या करेंगे भैया? यहां पर रख देते हैं। ठीक है, और आप नीचे की तरफ खींचो इसको, तो भैया बड़ी आसानी से नीचे खिंचाएगी, है ना? किस केस में आसानी से नीचे खींचेगी? पहले केस में या दूसरे केस में? यानी दूसरे केस में आसानी से खींचने का केवल यही मतलब है कि इस केस में क्या फ्रिक्शन क्या लग रहा है? कम लग रहा है। अब पहले केस में आसानी से नहीं खींचने का मतलब है कि फ्रिक्शन क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। रीजन पता है क्या आपको? कि इस केस में इस बॉडी का और इस सरफेस का कांटेक्ट क्या है भैया? ज्यादा है। कांटेक्ट फोर्स क्या है इस केस में? ज्यादा है। कांटेक्ट फोर्स पता है कि आपको क्या होता है? मैंने बताया था, नॉर्मल रिएक्शन को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन को कांटेक्ट। याद है आपको? मैंने बताया था जो नॉर्मल रिएक्शन हम ड्रॉ करते हैं वो है क्या? कांटेक्ट फोर्स। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा तो कांटेक्ट फोर्स भी क्या होगा? फ्रिक्शन भी क्या आएगा? तो इस केस में आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया? कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। इस केस में कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? वेट के बराबर होती है पूरी। किसके बराबर होती है? और इस केस में कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। N1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? N1। समझ गए भैया? लेकिन इस केस में आपको पता है वेट ऐसे होता है और कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो ऐसे होता है, N2। N1 और N जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वही कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है? कांटेक्ट फोर्स। इस केस में N1 क्या है? mg के बराबर है। ठीक है, लेकिन इस केस में जो N2 है वो mg के बराबर नहीं है, mg cos थीटा के बराबर है। यहां पर देखिए हेयर N2 किसके बराबर है? mg cos थीटा के। ठीक है, और यहां पर N1 किसके बराबर है? mg के बराबर है। किसके बराबर है? mg के बराबर। तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, N1 या N2 की? अब देखो सुनो ना, N1 जो है वो पूरा वेट है और N2 जो है वो वेट का एक छोटा सा पार्ट है। कंपोनेंट कहता हूं मैं इसको। क्या कहता हूं? कंपोनेंट कभी भी एक्चुअल के बराबर नहीं होता। अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज को रिजॉल्व करते हो, उसके दो कंपोनेंट आते हो, साइन और कॉस, तो उसका कुछ पार्ट कहां चला जाता है? कॉस के पास, और कुछ पार्ट चला जाता है साइन के पास। यानी इस केस में क्या हुआ? आप पंगा चला दे यार। ठीक है, तो इस केस में कांटेक्ट फोर्स क्या होगा भैया? कम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए भैया, here N1 is greater than N2, so friction force is greater than friction force 2। फ्रिक्शन फोर्स फर्स्ट इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स सेकंड। आपको पता ना भैया किस केस में चीज को खींचना आसान रहेगा? पहले केस में, दूसरे केस में? यानी उसमें फ्रिक्शन क्या था? कम था। ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स क्या है? कम है दूसरे केस का।
तो इसीलिए हम क्या कहते हैं भैया, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, बिकॉज फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन दी, बिकॉज फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन दी कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स बोले तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एन ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, और एन कम तो फ्रिक्शन क्या होगा भैया, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसीलिए दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, कॉन्टैक्ट फोर्स पे। समझ गए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। समझ लो ये वाली जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ज्यादा डीपली बता रहा हूँ आपको मैं, इससे डीपली पहले रिकॉर्डिंग में नहीं बता रखा मैंने। इससे पहले मैंने स्वीटी सुपारी खा लिया ना, पावर आ गई थोड़ी, एनर्जेटिक फील कर, ठीक है। ध्यान दीजिए, अपने पैसे ही खाइए साले। देखिए भैया, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, देखिए बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है फ्रिक्शन के ओरिजिन के ऊपर। आपके लेवल की जो थ्योरी है वो ये लिखी हुई है, कहता है भैया देखिए, हमें जो दिखाई देता है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों हाथ की हथेलियां क्या है, कैमरा खोल लो, कैमरा खोल लो ऑनलाइन वाले, ठीक है। ये दोनों हाथ की हथेलियां आपकी आपस में कांटेक्ट में, पूरी तरह से कांटेक्ट में है ना, आपको ये दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा हाथ, ये वाला हाथ पूरा का पूरा इस वाले हाथ से कांटेक्ट में, पूरा कांटेक्ट में। लेकिन एक्चुअली में बहुत कम एरिया ही आपस में क्या है, कांटेक्ट में। जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं एपरेंट एरिया। क्या कहते हैं इसको, यानी एपरेंट एरिया तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल एरिया क्या होता है भैया, बहुत कम कांटेक्ट में होता है। मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट में होते हैं। अब भैया ये बॉडी जो है, ये बॉडी से बहुत कम एरिया कांटेक्ट में है, तो भैया जिन पॉइंट्स पे भी कांटेक्ट होगा उन पॉइंट्स पे प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा, क्योंकि आपको पता है जहां पर एरिया कम होता है वहां पर प्रेशर क्या होता है, कील के नीचे का एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। हथौड़ी मारता घुस जाता है अंदर, क्योंकि प्रेशर क्या लगता है, ज्यादा लगता है। समझ गया, बॉटम का एरिया कील का कम होता है, हथौड़ी मारो दीवार में नहीं घुसती, लेकिन कील मार दो हथौड़ी पर, सॉरी हथौड़ी मार दो कील पर तो वो आसानी से दीवार में घुस जाती है। रीजन क्या है, यही है, क्योंकि उसका बॉटम एरिया क्या है, कम है। एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा उसके बॉटम पे, और वो क्या होगी, आसानी से चलिए। तो अब देखिए भैया, जब एरिया ऑफ कांटेक्ट एक्चुअली में बहुत कम होता है, तो जिन पॉइंट्स पे भी कांटेक्ट होता है उन पॉइंट्स पे प्रेशर क्या लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। और जब प्रेशर ज्यादा लगेगा, जब प्रेशर उन पॉइंट्स पर, जिन पॉइंट्स पर कांटेक्ट है वहां पर ज्यादा लगेगा, तो चीजें क्या होंगी, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे, और पास पास में आने की वजह से उनके बीच में एक फोर्स होता है जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहते हैं उसे, मॉलिक्यूलर फोर्स। और मॉलिक्यूलर फोर्स का नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेंज तक, और उसके बिलो छोटी रेंज पर हम नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत छोटी रेंज आएगी, बहुत पास पास में आएगी। तो जो कांटेक्ट में है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, केवल अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अट्रैक्शन हो गया, समझ गए, अट्रैक्शन हो गया। अब ये चिपक गई एक दूसरे से, अगर मैं इसको चलाने का प्रयास करता हूं इसके ऊपर, तो वो जो अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बने वो चलने में क्या करेंगे, दिक्कत पैदा करेंगे। क्या करेंगे, दिक्कत पैदा करते हैं। उसी दिक्कत को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। दो सरफेस आपस में जो कांटेक्ट में है, दोनों का बहुत कम एरिया, एक्चुअल एरिया आपस में क्या होता है, कांटेक्ट में होता है, जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे प्रेशर क्या लगता है, बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास में आते हैं, और बहुत पास पास में आने की वजह से उनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है, इसे हम मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्शन की वजह से वो चिपक जाते हैं दोनों सरफेस आपस में। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलने, एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर चलने का प्रयास करती है, तो वही फोर्स क्या होता है, वही बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसको चलने में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पे, आप देखोगे भैया कोई बॉडी रुकी रहती है, अब ये थ्योरी फेल हो जाएगी आगे, ये थ्योरी फेल हो जाएगी आगे, लेकिन आपको यही थ्योरी लिखनी है एग्जाम में, ठीक है। एक बॉडी जब रुकी हुई होती है काफी टाइम तक, तो आप उसको चलाने का प्रयास करो, और एक बॉडी चल रही है, उसको चलाने का प्रयास करो। किसको आसानी से चला सकते हो, जो चल रही है उसको बड़ी आसानी से चला सकते हो। रीजन पता क्या है, क्योंकि दोनों सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में, उनको जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में वेल्डिंग बहुत कम टाइम लगता है,
जब चल रही है उसके बीच में तो कांटेक्ट का टाइम क्या होगा, बहुत कम होगा। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होगा, वो लगातार उससे डिटैच्ड होती रहेगी, लगातार डिटैच होती रहेगी, लगातार बॉन्ड बनते रहेंगे दोनों सरफेस के बीच में। तो वो बॉन्ड ज्यादा पक्के नहीं होते, उनको तोड़ने के लिए बड़े आसानी से आप तोड़ सकते हो, और फ्रिक्शन क्या होता है उस केस में कम लगता है। लेकिन जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर बहुत वक्त तक खड़ी रहती है तो उनके बीच में जो बॉन्ड्स बनते हो काफी क्या होते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, काफी टाइम मिलता है, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट काफी ज्यादा होता है, बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। और इस केस में जब आपको डिटैच करना होता है दोनों सरफेस, डिटैच मतलब अलग करना, ठीक है, दोनों सरफेस को डिटैच करना है तो उस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है यहाँ पर, ज्यादा। समझ में बात नहीं आई? तो दैट इज द फ्रिक्शन थ्योरी बिहाइंड दी ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए भाई? अब देखिए यही लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर हो, बहुत पहले पढ़ा था। ध्यान दीजिए भैया, कह रहे भैया द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट। समझ में बात नहीं? इंग्लिश में है, समझ जाओगे? ठीक। shows two surface in contact as seen through the powerful microscope, जैसे कि हम पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, ठीक है भैया। तो कह रहा है, देखिए भैया आपको एक बात बता दूं, आपने वो वाली बॉल देखी है जो वो वेट की तरह यूज की जाती है, क्या? अरे पेपर वेपर के ऊपर बॉल रखते हैं, कांच पेपर वेट क्या कहते हैं, बड़ी चिकनी लगती है आपको। आपको बता दूं अर्थ उससे ज्यादा चिकनी है, अगर हम स्पेस से 1000-2000 किलोमीटर हाइट पे जाके देखें ना तो आपको अर्थ उससे ज्यादा चिकनी महसूस होगी, ठीक है। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं तो वो अर्थ से ज्यादा खुरदुरी है। समझ गए भैया? कहने का मतलब है कि कोई कितनी भी स्मूथ सरफेस हो, उनके बीच में क्या होती है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज, मतलब ऊबड़ खाबड़ होता है। क्या होता है? इरेगुलरिटी मतलब ऊबड़ खाबड़। अब ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में आएंगी, उनकी ऊबड़ खाबड़ वाली जगह ही तो कांटेक्ट में हो पाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, ऊबड़ खाबड़ वाली जगह ही देखो, इस वाले डायग्राम में केवल ऊबड़ खाबड़ वाली जगह ही आपस में कांटेक्ट में। तो ये एक्चुअल एरिया इसका क्या है, काफी ज्यादा है, लेकिन जो आपको एरिया सॉरी अपरेंट एरिया दिख रहा है, सॉरी जो एक्चुअल एरिया कांटेक्ट में है वो क्या है, काफी कम है, काफी कम है। लेकिन जो आपको दिखेगा वो क्या, काफी ज्यादा दिखेगा। तो जब एक्चुअल एरिया कम है तो जिन पॉइंट्स पर कांटेक्ट हो रहा है उन पॉइंट्स पर प्रेशर क्या लगना चाहिए, बहुत ज्यादा, और उनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड्स, ठीक है। वही लिखा हुआ है द एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट एज बी सीन, लिखा पावरफुल माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें तो ड्यू टू इरेगुलरिटीज द एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट इज मच मच स्मॉलर देन द अपरेंट एरिया। मतलब जो आपको दिखाई देता है एक्चुअल में, सॉरी अपरेंट एरिया, वो क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो कांटेक्ट में होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, बहुत कम होता है। द प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज वेरी लार्ज। जिन पॉइंट्स पर, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइड में आप भी लिख देना कि प्रेशर इज इनवर्सली इक्वल टू क्या भैया, एरिया ऑफ कांटेक्ट। समझ गए? molecule bonds are formed at these points when one body is pulled over other, the bonds break। तो क्या होता है भैया, बॉन्ड्स बन गए भैया, ब्रेक होंगे तो मोशन में चलने में क्या करेंगे, दिक्कत पैदा करेंगे बॉन्ड, है ना। तो अब यहाँ पर आगे आगे लिख दिया गया, ठीक है भैया। अब थोड़ी बहुत आगे लिख गया कि भैया बॉन्ड क्या होता है, जब चलने लगती बॉडी तो बॉन्ड टूटते हैं, डिफॉर्म मतलब टूटना होता है, ठीक है। और एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। The local deformation send vibration waves into the bodies। कह रहा है जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो भैया एनर्जी निकलती है, वाइब्रेशन होती है ना भैया, किसी चीज को तोड़ोगे तो वाइब्रेट होगी ना, तो वो वाइब्रेशन क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। फाइनली डैम्ड आउटपुट एंड एनर्जी अपीयर्स एज द हीट। कह रहा है भैया जब आपको पता ना फ्रिक्शन होता है तो चीजें गर्म हो जाती हैं। ये गर्मी क्यों आई, क्योंकि भैया बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बने हैं इन दोनों सरफेस के बीच में, बॉन्ड क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और जब टूटेंगे तो उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी रहेगी, टूटे ना भैया, टूटने पे एनर्जी आएगी। अब एनर्जी जो रहेगी ना वो क्या होती है, धीरे धीरे डैम हो जाती है। डैम मतलब खत्म हो जाती है। खत्म किसकी फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में। एनर्जी है, हीट तो निकलेगी ना, समझ गए भैया। तो हैंस अ फोर्स इज नीडेड टू स्टार्ट अप मेंटेन द मोशन। तो इस चीज को जब बॉन्ड बन गया है और आपको ब्रेक लगातार करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको फोर्स की आवश्यकता है, हे भैया। यही से ओरिजिन होगा फ्रिक्शन का। समझ गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सेव कर दूं, डिलीट कर दूं, आगे बढ़ता हूं भैया मैं, ठीक है। फालतू की बातें ना करते हुए मैं चलते आ रहा हूं भैया, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रिक्शन भैया, चुप रहेगा, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रिक्शन देखिए भैया, फ्रिक्शन का 3 टाइप है बेसिकली। एक तो देखिए, पहले एक बात बता देता हूं मैं, बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन जब ही लगेगा जब या तो बॉडी चल रही होगी या जब आप चलाने का प्रयास कर रहे होगे।
अगर बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है भैया, बॉडी नहीं चल रही, तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है भैया, अब ये बात समझ में आ गई। चलो अब देखिए, पहला जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है वो है भैया स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है भैया? देखिए, आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, जरूरी नहीं कि आपको उस फोर्स से बॉडी चल जाए। तो इसका मतलब फोर्स आपके फोर्स को काउंटर कर रहा है कोई दूसरा फोर्स, जो कि बॉडी को चलने में क्या कर रहा है? काउंटर मतलब अगेंस्ट में है। काउंटर मतलब अगेंस्ट में। तो एक फोर्स है जो आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है, जो बॉडी को चलने में रोक रहा है, चलने से रोक रहा है, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन इस फ्रिक्शन ने बॉडी को चलने नहीं दिया है, तो इसको कहते हैं हम भैया स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको? जो फ्रिक्शन बॉडी की रेस्ट वाली कंडीशन में आता है आपके फोर्स लगाने पर, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, जब बॉडी आपकी रेस्ट में रहती है उस वक्त जो फ्रिक्शन आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर देखिए भैया, फोर्स लगाओ, बॉडी अभी भी नहीं चल रही, मतलब फ्रिक्शन फिर बढ़ गया। अब शुरू में तो जीरो था ना, जब बॉडी नहीं चल रही थी तो जीरो था। फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चल रही, इसका मतलब फ्रिक्शन आ गया। फोर्स और बढ़ाया, बॉडी अभी नहीं चल रही, फ्रिक्शन और आ गया। फोर्स और लगाया, बॉडी अभी नहीं चल रही, फ्रिक्शन और आ गया। मतलब फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग। क्या है भैया? खुद को अपने आप बढ़ा रहा है। पहले जब बॉडी नहीं चल रही थी तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी? जीरो। लेकिन जब बॉडी चलने का प्रयास करने लगी तब भी फ्रिक्शन आ गया। इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है? अपनी वैल्यू को लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है भैया? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है। क्या है? लेकिन कौन सा फ्रिक्शन? तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स के साथ अपनी वैल्यू को लगातार क्या करता है? बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। कब तक बढ़ाएगा? एक लिमिट होती है जिसके आपको पता है, ऐसा अगर ये बढ़ाता रहता हमेशा ही बढ़ाता रहता तो बॉडी कभी चल ही नहीं पाती। चल जाती क्या? नहीं चल पाती। एक ऐसा वक्त आता है जब बॉडी, हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी चलना प्रारंभ कर देती है। बॉडी क्या करती है? चलना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब अब फ्रिक्शन जो बॉडी लगा रही थी उसकी औकात क्या होगी? खत्म हो जाएगी। उसकी उतनी औकात थी जिस मैक्सिमम लिमिट तक बॉडी ने अपने आप को रोक रखा। जो फ्रिक्शन आया था जिसने मैक्सिमम लिमिट तक बॉडी को रोका था, उसको कहते हैं हम भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसको? या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वो फ्रिक्शन होता है जो बॉडी को सबसे ज्यादा देर तक रोक पाता है, लास्ट लिमिट तक रोक पाता है भैया। उसके बाद अगर आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी भैया क्या होती है? चलने लगती है। और समझ गए? अब बॉडी चलने लगी तो अब फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए, आता है, लेकिन उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं भैया काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसे? काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ डायनामिक मतलब कि चलने, मोशन से, जब मोशन होती है ना बॉडी की, तब जो फ्रिक्शन आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? डायनामिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसे? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज इन मोशन। जब बॉडी मोशन में होती है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में बात नहीं आई? जब बॉडी रेस्ट में थी तो कौन सा फ्रिक्शन? बॉडी मैक्सिमम लिमिट तक जहां तक रेस्ट में थी वो कौन सा फ्रिक्शन? या मैक्सिमम स्टैटिक? मैक्सिमम स्टैटिक। बॉडी चलने लगी तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। और आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे लास्ट में कौन सा फ्रिक्शन आया? काइनेटिक। तो सबसे ज्यादा भी वही होगा? नहीं होगा ज्यादा। वो क्या होता है? कम हो जाता है। कम क्यों आता है? इसका रीजन अभी आपको थोड़ी बात पता लगेगा। पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जिन चीजों को आपको करना है। ठीक है भैया? तो देखिए, यहां पे लिखा हुआ है स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पे लिखा हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है भैया? यानी क्या हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन is directly equal to applied force, but up to a certain limit. एक लिमिट तक ही अपने आप को बढ़ा पाता है। ठीक है भैया? इसीलिए ये आप देख रहे हो अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पर इसकी वैल्यू बढ़ जा रही है, इसलिए क्या भैया? सेल्फ एडजस्टिंग कहलाता है। समझ गए भैया?
क्या कहलाता है? सेल्फ एडजस्टिंग। तो इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। देखिए भैया, ये है भैया आपका फ्रिक्शन, और ये क्या है भैया आपका अप्लाइड फोर्स। क्या है? अप्लाइड फोर्स। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे बढ़ता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ता है। ये पॉइंट बना दिया, यहीं पे स्टॉप, यहीं पे क्या कर रही है? रुकना है। ये मैक्सिमम लिमिट तक रुका हुआ है, इसे क्या कहेंगे इस वाले को? लिमिटिंग। क्या है भैया? इसके बाद नहीं बढ़ता ये, इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है। समझ गया? प्रोपोर्शनलिटी मतलब बढ़ रहा है दोनों एक साथ एक जैसा। समझ गया? चलो अब देखिए डेफिनेशन पे आते हैं इसके, जल्दी से वो भी कर लेते हैं। अरे भैया चल देखिए, अगली क्लास जो होगी वो सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट होगी भैया, ध्यान रखना। जिसने मिस की फ्रिक्शन खत्म, उसका कुछ नहीं आएगा उसको फ्रिक्शन में, गारंटी दे रहा हूं मैं। अगली क्लास जिसने मिस कर दी गलती से, शिवांश और सुयस, समझ गया? हाँ? क्या करे? कल क्या है? नहीं, परसों 30 है क्या? परसों 30 है क्या? अगर सुबह निपटा दूंगा, अपने आप करना। 30 से 30 को नहीं है ना, कोई नहीं, 31 को बना लेंगे, क्या दिक्कत? ओए सुन लिए, पर रुकते जा साढ़े शुरू कर। अब तू कहाँ बनाता है क्रिश्चियन? ओए प्रेज द लॉर्ड। देखिए भैया, ओए स्टैटिक फ्रिक्शन, the force of friction which comes into play when two bodies actually start over the other body is called static friction। ध्यान दीजिए भैया, भाई प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है as applied force on the body increases, the static friction is also increases and balance the applied force and body block does not move। ठीक है? once applied force increases beyond a certain limit, the block just begin to move at this stage static friction is maximum। और समझ गया भैया? अब आता भैया लिमिटिंग। क्या आता भैया? ये पूरा लिखना भैया, ध्यान रखना अगर आपको अच्छे से समझना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहा भैया ये मैक्सिमम स्टैटिक होता है। क्या होता है? यहां तक बॉडी अपने आप को मैक्सिमम लिमिट तक रोक पाती है। लिखा हुआ है द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी जस्ट स्टार्ट ओवर दी, ठीक है भैया, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक ध्यान रखना, यहाँ पर लिमिट बनाई गई है। इसने क्या बोला भैया कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको हम लिमिटिंग कहते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है? स्टैटिक से सब ज्यादा होता है। क्या होता है? और बराबर भी बना रखा है इन्होंने। क्या बना रखा है? बराबर, मतलब कि वो एक्चुअल में स्टैटिक ही तो है, तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह लेते हैं। ये लिखा हुआ यहाँ पे लिमिट लिखी हुई है इसी के नीचे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है किससे? स्टैटिक से। क्या होता है? लेकिन ये स्टैटिक है इसीलिए इसको बराबर भी हम कर देते हैं। समझ गए भैया? तो ये बता रहा है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक के बराबर भी होता है क्योंकि बॉडी स्टैटिक होती है, ठीक है? और ये सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये लास्ट में आता है। समझ गए भैया? चलो उसके बाद भैया, ठीक है, समझिए, उसके बाद फिर आगे लिखना है आपको नोट में, once the motion began, ठीक है, the force of friction decreases। एक बार मोशन स्टार्ट हो जाती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है भैया? कम हो जाता है। a smaller force is now necessary to maintain the uniform motion। उसके बाद आपको फोर्स की आवश्यकता क्या होती है? कम पड़ती है बॉडी को उसके मोशन में लाने के लिए। अब इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अभी इससे समझ गया भैया? तो जब बॉडी चलना चालू कर देती है तो उस वक्त फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? थोड़ी सी कम हो जाती है। अब फ्रिक्शन कम हो गया तो आपको उस बॉडी को मोशन में मेंटेन करने के लिए आपको अधिक फोर्स लगाने की आवश्यकता, अब कम फोर्स में ही हो क्या होगी? चल जाएगी। अब देखिए भैया, जब अब फ्रिक्शन तो आ रहा है ना, तो इसी फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं भैया? काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। The force of friction which comes into play when the state of steady motion over the surface of another body is called dynamic और kinetic friction। समझ गए भैया? समझिए। अब देखिए क्या रहा है, ये बात भी ध्यान रखना, अगर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, अब देखिए चलने लगी है बॉडी क्या हुई है? बॉडी चलने लगी है। कह रहा है भैया कि इस अगर आपका एफ क्या, कैपिटल एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स है।
और एफ के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। अगर इस कंडीशन में दोनों की वैल्यू सेम है तो बॉडी चलेगी, लेकिन उस वक्त उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दोनों फोर्स बैलेंस है। अब आपको पता ना भैया बॉडी मोशन में है, नेट फोर्स क्या है, जीरो। बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो तो बॉडी जिस रफ्तार से चल रही है उसी रफ्तार से क्या होगी, फर्स्ट लॉ कह रहा है अगर फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स दोनों बराबर है तो बॉडी चलेगी किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट। लेकिन यदि आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स काइनेटिक से ज्यादा होगा तो इस केस में बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट करेगी। क्या करेगी, ठीक है। बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द एक्चुअल रिलेटिव मोशन। और एक बात ध्यान में ध्यान दीजिए भैया यहां पर इसी के आगे लिखना है, यहीं पे नोट में भाई प्लीज, अगर मेरा अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन में बॉडी का मास। नेट फोर्स क्या होगा, तो अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 3, यही तो होता है। नेट फोर्स की वैल्यू होगी अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय बॉडी का मास। ये ध्यान रखिए, अगर बॉडी चल रही है उस वक्त आपका अप्लाइड फोर्स यदि ज्यादा हो गया किससे, काइनेटिक से, तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करना चालू कर देगी। जितनी बॉडी एक्सेलरेट करती है उन सब कंडीशन में, उन सारी कंडीशन में यही लगता है कि भैया आप अप्लाइड फोर्स क्या है, ज्यादा हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है भैया, कम है, तो भैया अब क्या होगा कि बॉडी एक्सेलरेट करेगी। बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है भैया, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा लगाया गया फोर्स, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नेट फोर्स के बराबर होगा, डिवाइड बाय बॉडी का मास, जो कि बॉडी चल रही है उसका एक्सेलरेशन आ गया। समझ गए भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया। अब देखिए भैया यहाँ पर एक चीज बताया तो मैं आपको, ठीक है, ग्राफ बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, उस ग्राफ को ध्यान रखना। लास्ट में नोट कौन सा है, ये नोट फर्स्ट था और नोट सेकेंड कौन सा है, कल लेना नंबर देख लो, नोट नोट ही लिख देता हूँ उसमें, ठीक है। अब देखिए, तो आपने देखा भैया ग्राफ, ये क्या है भैया, फ्रिक्शन। भाई प्लीज बोलिए बंद, कौन है फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है भैया। अबे इसको बात करने का टॉपिक चाहिए फालतू का, औरत था पिछले जन्म में चुगली करने वाला, ठीक है भैया। अप्लाइड फोर्स भैया फ्रिक्शन है और नीचे क्या है भैया, अप्लाइड फोर्स। तो आपको पता है भैया जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते हो वैसे वैसे फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। ये क्या है भैया, और उसके बाद ये फ्रिक्शन एक क्या होता है, घट जाता है। ये कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है भैया। और उसके बाद ये पूरा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये पूरा यहां से क्या है, स्टैटिक 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 मैक्सिमम स्टैटिक, काइनेटिक 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 काइनेटिक। अब तो आप देख रहे हो भैया यहाँ पे, ध्यान देना कितना टाइम है, चलो एक ही मिनट में करा दूंगा। यहाँ पर हेयर, ध्यान रखना, हेयर, अबे सेव कर लिया मैंने क्या, छोड़ो ये ग्राफ ही रहने देना वरना दिक्कत होगी, वरना भी रह जाएगा, ठीक है भैया। अब देखो ग्राफ से क्या पता लग रहा है कि भैया स्टैटिक जो है वो काइनेटिक से कम है। कहां का, यहां तक का स्टैटिक क्या है भैया, काइनेटिक से कम है। लेकिन यहां का स्टैटिक क्या है, काइनेटिक से ज्यादा है, यानी स्टैटिक इज लेस देन, ग्रेटर देन काइनेटिक। लेकिन इस पॉइंट का स्टैटिक क्या है, काइनेटिक के बराबर है। देखिए यहां पर तीनों लिमिट लग रही है, जो आपका स्टैटिक है वो काइनेटिक से कम भी है और बराबर भी है। ऐसा देखा कभी, कोई चीज किसी दूसरी चीज से छोटी भी हो, बड़ी भी हो, बराबर भी हो, ऐसा हो सकता है लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर लेकिन, समझ गया, समझा।